हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माय लॉर्ड में। आइए आज पर इंडियन पॉलिटी से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, संविधान का विकास। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया, वह कौन सा अधिनियम था? तो बताइए। तो यह अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947 को। इसके बारे में देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। तो आप समझ में आ गया होगा कौन सा अधिनियम था? वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत और पाकिस्तान को अलग से दो स्वतंत्र देश बनाने के लिए कौन सा संविधान था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है कौन सा अधिनियम? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यह अधिनियम भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार का अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांश भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन और राज्यपाल का प्रावधान, ये 1935 के संविधान से लिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान का पूर्वगामी 1935 के अधिनियम को कहते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? तो बताइए दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1900 द्वारा की गई थी। देखिए, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 1918 ईस्वी में राज्य सचिव एडविन लेमन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने संविधान सुधारों की एक योजना बनाई जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण वर्ष 2019 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया तथा 1921 ईस्वी में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। आगे आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं मार्ले मिंटो रिपोर्ट 1909 में आई थी। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के
नाम से जाना जाता है, जो अभी आप पढ़ चुके हो इसमें। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? किस सुधार के कारण? तो बताइए दोस्तों। तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग अथवा ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? तो अभी आपने पढ़ा था 1935 का अधिनियम, जिससे लगभग 2/3 भाग भारत के संविधान का लिया गया है। 1935 के संविधान से ज्यों का त्यों उठा लिया गया। देखिए इसके बारे में अभी आपको पढ़ा दिया, फिर भी और देख लीजिए। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दबद्ध ले लिए गए या फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ ले लिया गया। आगे आते हैं 7वां क्वेश्चन, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोले तो 1833 तक कर दिया गया। इसके बारे में देखते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया तथा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे आते हैं, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 ईस्वी में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई? किस अधिनियम के द्वारा? तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में आया। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसी के बाद भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किए जाने लगे। पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया किसने किया था? महारानी विक्टोरिया ने। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? तो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली गई। 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया तथा लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान
परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? याद रखना, दोबारा देखते हैं। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो किस अधिनियम में किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के में। देखिए इसके बारे में, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था, निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचन सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया। तो किससे लिया गया? आप फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के संविधान से निम्न प्रावधान लिए: संघीय तंत्र, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, ये ज्यों का त्यों ले लिया गया था। 1935 के अधिनियम से ले लिया गया था ज्यों का त्यों। आगे आते हैं, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई। तो किस धारा द्वारा दी गई थी? तो धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। किस धारा द्वारा? धारा 8(1) के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई थी। तो भारत में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो प्रांतों में तो आपको बता दिया 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, जबकि आपको पता है केंद्र में 1935 में किया गया था। आगे आते हैं संविधान सभा। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? यह बयान किसने दिया था? तो यह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आते हैं, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। दोस्तों, हमें जल्दीबाजी से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए क्वेश्चन। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन था? देखिए चारों ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य डॉक्टर के.एम. मुंशी था, जबकि और कौन थे इसके बारे में और देख लेते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा प्रयुक्त एक समिति जो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को अस्तित्व में आई। इसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था और 7 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानेककर, मोहम्मद सादुल्ला, एम. गोपालस्वामी अयंगर, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। आपको पता है बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन. माधव राव आए थे और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी आए थे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये इधर जो सदस्य दिए हुए वे तो अब संविधान प्रारूप सभा की समिति के सदस्य थे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि एन माधव राव ये बाद में आए थे, और टी कृष्णाचार्य ये भी बाद में आए थे, बी एन राव इसके सदस्य थे ही नहीं। तो इसका जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी थे, ये बाद में आए थे। तो देखिए के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी थे, जबकि एन माधव राव किसके स्थान पर, ये एन माधव राव आपको पता है इसके स्थान पर कौन आए थे, बी एल मित्रा, और डीपी खेतान के किसके स्थान पर आए थे, टी कृष्णाचार्य के स्थान पर आ गए। तो ये इस सभा से सदस्यता इनकी हट गई, किस किस की, एन माधव राव की और टी कृष्णाचार्य की। अब वो आप जानते हो क्यों हटी थी, एक की मृत्यु हो गई थी। आगे आते हैं, संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे। तो कितने मसौदा समिति के कितने सदस्य शामिल थे, तो ये थे 7। अभी आपने देखा कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। अभी आपने देखा जिसमें अध्यक्ष सहित कितने थे, 7 सदस्य थे। तो कुल कितने थे, 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। आगे आते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अभी आपने देखा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, तो जुलाई 1947 में हुए थे। भारतीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 से हम संविधान दिवस मनाते हैं। देखिए 2019 से आपको पता है विधि दिवस मनाने लग गए हैं इसको। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत प्रभावी किया गया। अतः 26 नवंबर को संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 2021 के शिफ्ट में पूछा हुआ है SSC टेस्ट में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो कौन था दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। इसके बारे में देखते हैं, तो संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने द्वारा हाथों से अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और शिल्पी थे। निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो सुलेख शैली में किसने लिखा था, आपको पता है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को। और पहले हस्ताक्षर किसके थे और अंतिम हस्ताक्षर किसके थे, बताइए दोस्तों। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया। संविधान सभा की कार्यवाही
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया, उसके कुछ धाराओं को लागू किया। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ। तो याद रखना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे पहले हस्ताक्षर किसके थे और अंतिम हस्ताक्षर किसके थे। आइए आगे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 1950 ईस्वी में अपनाया गया। देखिए राष्ट्रगान के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक की। तो कितने वर्षों तक की थी? 3 वर्षों तक। आप जानते हो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, तो लगभग इसको हम 3 वर्ष बोल सकते हैं। देखिए इसके बारे में। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने संविधान के निर्माण के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया तथा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। बहस की 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। कुल कितनी बैठक हुई थी? तो सभा में 11 बैठकें हुई थी लगभग। आइए, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। दिसंबर 1946 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में बंटवारे के बाद 389 सदस्यों में से 299 सदस्य ही रह गए। संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा को अस्थायी सदस्य के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के संसद हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। संसद हॉल में हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 ईस्वी में नई संसद के गठन तक अस्थायी संसद के रूप में हो गया। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा हूँ, पूर्व वाले क्वेश्चन में कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपको पूछे तो ये देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? किस में हुआ था? नई दिल्ली में, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी?
कितनी महिलाएं थी? तो ये 15 महिलाएं थी। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिनके नाम देखिए: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम हजाज रसूल, एनी मस्करिणी, अम्मू स्वामीनाथन। ये भारत की 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में भाग लिया था इन्होंने। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया थे। भारत की संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक किताब लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किसके थे? प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। आगे देखते हैं, जी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो किसके थे? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष जी मावलंकर थे। देखिए, जी मावलंकर भारतीय संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष, इन्हें पहली लोकसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। जी मावलंकर को याद रखना, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। भारत के आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय आर के षणमुखम चेट्टी को जाता है। आज़ादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे आर के षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी 1947 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक भारत के वित्त मंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और बलदेव सिंह कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री थे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? प्रथम कानून मंत्री बी आर अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। देखिए औरों के बारे में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री, उनका कार्यभार। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके मंत्री रहे थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। जॉन मथाई। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजकुमारी अमृता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे तो कौन थे? बलदेव सिंह। अभी आपने पूर्व में देखा। आगे आते हैं, बी आर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? कानून मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार मंत्री थे। कौन थे? संविधान सलाहकार थे। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव को नियुक्त किया गया था। बी एन राव
HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव और SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया। ध्यान रहे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो संविधान सभा को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। मूल संविधान एक प्रभावमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित था। आगे आते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक थी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। फ्रांस की ही भांति इस सभा ने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रहे, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था और जबकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव का पूरा नाम बताइए दोस्तों। वेनेगल और आगे निम्न में से नेक्स्ट आप बताइए दोस्तों, निम्न में से किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसका अस्थायी नियुक्त किसको किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे आते हैं, तो दोस्तों मैं ही बता देता हूं, BN राव का मतलब होता है वेनेगल नरसिंगम राव, वेनेगल नरसिंह राव। आगे आते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और देखिए, थोड़ा सा इसमें फैक्ट है तभी बता रहा हूँ। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया। इस दिन निम्नलिखित प्रावधानों में से 15 अनुच्छेद कौन कौन से? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो कितने अनुच्छेद थे? 15 अनुच्छेद। 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस दिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बना, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित। आगे आते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, प्रमुख समिति और अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोबारा मेरे साथ एक बार और देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नियम समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? तो ये कौन थे मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से? अम्मू स्वामीनाथन। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? 1946 ईस्वी में। देखिए, भारत में पहली बार जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा के चुनाव हुए। कब हुए थे? जुलाई 1946 ईस्वी को। यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिनमें कांग्रेस को 208 सदस्य मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को
स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो बताइए। हमारा भारतीय संविधान लिखित संविधान है, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघ और राज्य के लिए शक्तियों का विभाजन है, जबकि एकल स्तरीय सरकार ये गलत है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य का उपबंध किया गया है। एकल स्तरीय सरकार की व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली की पहचान है, जो इंग्लैंड का संविधान इसका उदाहरण है, जबकि हमारा भारत 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। आगे आते हैं संविधान के स्रोत। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। तो किससे ली गई है वो बताइए। द्विसदनीय प्रणाली किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। भारत संविधान में द्विसदन प्रणाली किससे ली गई है? ब्रिटेन से। देखिए, भारत संविधान के अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोत देखिए। ब्रिटेन से द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। याद रखना, जर्मनी से क्या लिया हुआ है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। और ब्रिटेन से द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता। और देखते हैं फ्रांस से क्या लिया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन है। देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत 1935 के अधिनियम है। यह विशेषता इस अधिनियम में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 1935 के अधिनियम से निम्न बातें ली गई है। संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, न्यायतंत्र और प्रशासनिक वितरण ये लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से। और आप जानते हो 1935 के अधिनियम से लगभग इसके संविधान से लगभग 2/3 भाग लिया गया है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहाँ से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है। इसमें सन्निहित शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। दोबारा एक बार देखिए, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से मूल अधिकार नहीं लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका और विधि शासन, विधायी प्रक्रिया ये हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, जबकि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य संबंध ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। याद रखना, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। एक बार फिर से देख लो चाहे भला। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिए गए हैं। समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। आगे आते हैं,
भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से लिया गया है। आगे आते हैं। देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का विचार सोवियत संघ से ग्रहण किया गया। प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गए हैं। एक बार फिर से देख लो। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। दक्षिणी अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग किस में आया है? CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं तो बता देंगे। कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त अमेरिका से लिया गया है, ये भी बात सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ये भी बात सही है। जबकि आप समझ गए हो 3 सही है तो एक गलत होना चाहिए। अब गलत कौन सा है? देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा से, ये गलत है दोस्तों। कनाडा से नहीं लिया गया। स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किससे लिया गया है? ये देखिए, ये फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आइए, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। ये किससे लिए गए हैं? उपराष्ट्रपति आदि किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति और निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अपने अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? बोले तो USSR से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो ये पंचवर्षीय योजना, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श शब्द तथा पंचवर्षीय योजनाओं को सोवियत संघ से लिया गया है। याद रखना, मूल कर्तव्य भी सोवियत संघ से लिया गया है और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श शब्द तथा पंचवर्षीय योजना को सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए दोस्तों। तो अभी आपको मैंने पूर्व में बताया था कि स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। देखिए, यदि नहीं बताया तो मैं देखता हूँ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के ये सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। तो ये क्वेश्चन भी इसी में छुपा हुआ था। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से
प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा? तो किससे? रूस के संविधान से। देखिए, सॉरी दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए थे। किससे लिए थे? ये तो मूल कर्तव्य तो लिए थे रूस से, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए थे। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषता अभी आपने देख चुके हो। अमेरिका से ली गई विशेषता संविधान से ली गई। एक बार फिर से बता देता हूँ, ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श अधिकार, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस से आप जानते हो, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श वाक्य फ्रांस से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। आगे आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, इसको देखते हैं, आप समझ गए होंगे, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, किससे लिया गया है? फ्रांस से। आगे आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से, किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो आप जानते हो, मजबूत केंद्र वाला संघ कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता ये कनाडा से ली गई है और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। जबकि आपको पता है समवर्ती सूची किससे ली गई है? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, नहीं ली गई है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, यूएसएसआर से। आगे आते हैं, संविधान के भाग एवं अनुसूचियां। भारतीय संविधान का भाग 16वें से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16वां किससे संबंधित है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान भाग 16 में है। देखिए, भाग और प्रावधान, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और भाग 9A में, भाग 9A में बोले तो 9A में नगर पालिका है और भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। एक बार फिर से देख लो, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यह है राज्य सूची के अंतर्गत। देखिए, बंदरगाह नहीं आते,
रेलवे नहीं आता और बैंकिंग नहीं आती, ये केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आती है। देखिए, केंद्र एवं राज्य के विषयों का विभाजन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में कौन सी कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची कहा जाता है। सूचियों की सूची कहा जाता है 7वीं अनुसूची को। देखिए, संघ सूची का संबंध, इसके विषय देखिए, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि वर्तमान में 98 विषय संघ सूची से संबंधित थे। जबकि राज्य सूची में राज्य विषय मामले हैं, जैसे कृषि, राज्यों के मध्यम व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारें, थिएटर, उद्योग आदि वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में है, जबकि समवर्ती सूची में संघ सूची में कितने थे? 98। आगे, समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के साझे मुद्दे से संबंधित है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण, कारखाने इत्यादि, जो वर्तमान में 52 विषय इसमें आते हैं समवर्ती सूची में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो कौन से? कारखाने, ये अपने समवर्ती सूची से संबंधित है। अभी आपने देखा कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो संघ सूची से संबंधित प्रावधान किस में है? 7वीं अनुसूची में है। सूचियों की सूची कहा जाता है 7वीं अनुसूची को। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 4थी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा से प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। याद रखना, राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 7वीं अनुसूची में यह अनुसूची 3 विधायी सूचियों से संबंधित है, संघ, राज्य और समवर्ती। इसे सूचियों की सूची कहा जाता है। 9वीं अनुसूची में यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में इस सूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? कार्यपालिका का प्रावधान भाग 5 में है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। देख लीजिए, संविधान के भाग दिए हुए हैं और संबंधित प्रावधान है। संविधान 5 में संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और भाग 6 राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूल भारतीय संविधान में भाग और 395 में अनुच्छेद है, तो कितने भाग हैं? 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग और 395 में अनुच्छेद है। देखिए, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। भारत के संविधान में किसी भी गणतंत्रात्मक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है तथा 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो ये भाग 5 में भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। देखिए, आपको मैंने बता दिया, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। तो
दोस्तों भाग हमें याद रखने होंगे। 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व प्रावधान है और भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान है। भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है? तो भाग 20 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का विवरण देता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधित करती है। आगे देखते हैं। 80वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा है? 20वां भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्न में से किस भाग को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो किसको? भोजपुरी को नहीं किया गया, जबकि सिंधी, नेपाली और संथाली ये संविधान में वर्णित है। जो देखिए, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही सूचीबद्ध थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषा है। तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, अब कितनी है? 22 भाषा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा है? भाग 4A नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, कौन सा है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 11वीं सूची में देखिए कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? तो यह है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो किस भाग में है? तो दोस्तों, देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान भाग 13 में वर्णित है। कौन से में? भाग 13 में वर्णित है। देखिए फिर से, भारत के संविधान में भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ना और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन करने के लिए एक इकाई का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग
वित्त कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग 12वां। भाग 12 भारत के संविधान का वित्त संबंधी अनुबंध है। आगे आते हैं। देखिए भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 264 से 300 के तक केंद्र और राज्यों की संपत्ति, अनुबंधों, देनदारियों और वादों से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस और लोकसभा भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य के विषय है? तो कौन से? 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय है पुलिस और लोक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो भाग 6वां भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए भारत में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी तथा 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूची, 9 अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अभी भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। देखिए क्यों नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, जबकि मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो 6ठी अनुसूची में शामिल आपको अभी बताया था मिजोरम है, और कौन सा? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। तो कौन सी में? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार का प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं तथा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे निश्चित किया गया था। देखिए फिर से बता देता हूँ, भारतीय संविधान का भाग 7 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, 7वें संविधान को निरस्त कर दिया गया है। केंद्र शासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक है। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 242 तक है। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 कैसे नए तक है। भाग 9 में
नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 तय से लेकर अनुच्छेद 243 6 तक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन 2019 में और 2020 में आया हुआ है एसएससी में। तो देखिए, दूसरी अनुसूची में भाषाएं, आपको पता है भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे है? 8वीं अनुसूची से। जबकि पहली अनुसूची राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है, जबकि यह गलत है। 8वीं अनुसूची से संबंधित है भाषाएं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो कौन से भाग में केंद्र और राज्यों से संबंधों का उल्लेख है? ये भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र और राज्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। इसके बारे में देखिए, भारत के संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग 11। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो भाग किसमें, भाग नहीं, अनुसूची पूछी हुई है। तो चौथी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित है, जिसमें सर्वाधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी है? चौथी अनुसूची। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, जानकारी ज़्यादा मिल जाएगी। समवर्ती सूची के विषय में केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है। शिक्षा, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, दिवालियापन या दिवाला ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मिलावट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। श्रमिक संघ ये समवर्ती सूची के संग आता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्यालय ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता, यह राज्य सूची का विषय है, जबकि दिवालियापन और दिवाला, मिलावट, श्रमिक संघ समवर्ती सूची के विषय है। नेक्स्ट आते हैं 103वां क्वेश्चन, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो किसके अंतर्गत रखा गया है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है तभी मैं बताऊंगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी को और मणिपुर और नेपाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में मैथिली को, संथाली को, डोंगरी को, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
याद रखना 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी को जोड़ा गया था। मणिपुरी और नेपाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ये 2003 में। आगे आते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल है? तो हिंदी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। आगे आते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? भारत की भाषाओं से संबंधित है तो वो है 8वीं अनुसूची से संबंधित। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का वर्णन है? तो किस में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भाग ई में दोस्तों दूसरी अनुसूची के भाग ई में अलग से है। दूसरी अनुसूची के भाग ई में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के वेतन और परिलब्धियों का विवरण है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बोले तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखिए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतनों और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 ई के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उपलब्धियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है? संघ सूची के तहत रेलवे आता है, जबकि वन, जेल और तीर्थ यात्रा ये अपने राज्य सूची के विषय है। आगे आते हैं, संघीय विधानमंडल केवल कानून बना सकते हैं संबंधित मुद्दों पर क्या है? रेलवे। संघीय, देखिए आप जानते हो इसके बारे में, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये संघ राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस और स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपको पता है संघीय विधानमंडल में रेलवे आता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बता दिया है पहले ही। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। देखिए, रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन एवं पशुपालन, खेलकूद राज्य सूची के विषय है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष अनुबंध है 330 से 342 तक, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो 242 से 244 ए तक है। भाग 18 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र इसमें वर्णित है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। आगे आते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आइए, भारतीय
संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो कौन सा अनुच्छेद करता है यह प्रावधान? अनुच्छेद 239 डबल ए। 239 डबल ए में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होगी, यह वर्णित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 डबल ए में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, यह प्रावधान करता है। इस प्रावधान को बालकृष्ण समिति के सुझाव पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो यह अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। देखिए दोस्तों, जुकाम हो रही है और पूरी क्लास को एक साथ लेना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ले रहा हूं फिर भी। 116 क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 51 ए में संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। आगे आते हैं, संविधान के मूल्यों एवं संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होगी। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के तरीके: झंडा फहराते या उतारते समय सावधान रहना चाहिए। वर्दीधारी व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना चाहिए। ध्वज वंदन के बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना पर जोर देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 51 ए सी। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे सोवियत संघ से लिया गया। अनुच्छेद 51 ए सी में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। अनुच्छेद 51 ए डी में देश की रक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 51 ए ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें। अनुच्छेद ए ऐप में हमारी समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 आप जानते हो अनुच्छेद के 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कुछ भाषाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 25 यह अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के आबद्ध रूप से मान्य, आचरण और प्रचारण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 29 51 ए के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 46वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 कै में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 51 ए के जोड़ा गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे।
भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में अफसर की समता की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16 अफसर की समता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अफसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 51(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 121वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 जनसंख्या गणना का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में 3 अनुसूचियों का उल्लेख है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बीमा, जनसंख्या गणना, चुनाव आदि संघ सूची के विषय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है तथा अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमताओं को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर के राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध में विषय में उपबंध किए गए हैं? तो ये नागालैंड के बारे में अभी आपने देखा। अनुच्छेद क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध रखता है। आगे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा वो रहेगा। अनुच्छेद 371(1) में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत नागाओं की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं, कानून और प्रक्रिया से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। नागरिक या आपराधिक न्याय का प्रशासन इसमें नागा प्रथागत कानून और स्वामित्व और भूमि संसाधनों के हस्तांतरण के अनुसार निर्णय शामिल है। राज्यपाल को राज्य में कानून व्यवस्था के लिए भी विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। अनुच्छेद 71(a) में नागालैंड से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। तो 323 संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। तो क्या नहीं होगी 172 के तहत? तो 172 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। देखिए, राज्य के विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ वर्णित है। इंडिया एक राज्यों का संघ वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। दोस्तों ऊपर वाले को एक बार देख लीजिए, इसमें सहकारी संघवाद की विशेषता प्रकट होती है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 1 संघ या संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना संसद द्वारा साधारण बहुमत से की जा सकती है। अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 में यह वर्णित है। देखिए 361 में राष्ट्रपति या राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख का संरक्षण है। राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन, उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंध के वितरण का प्रावधान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 102। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यशक्तियों और गणपूर्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्हृत्या बोले तो योग्यता दी गई है 102 में। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अंतर्निहित न होते हुए या निर्हृत किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति दी गई है 104 में। 134 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां है? तो किसमें? अनुच्छेद 246 में वर्णित है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 को अंगीकार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो ये 1949 में। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों का प्रतिबंध कर सके। यह संविधान के प्रारूप में एन गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रहे कि भारतीय सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का कानून बनाया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो आप जानते हो दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका भारतीय संघ से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात एवं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट आते हैं,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? तो यह है राष्ट्रपति को। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाती है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष व्यय का वार्षिक विवरण रखा जाए। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। किसका? राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है, यह संसद का गठन है। इसमें अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है, ये गलत है। जबकि 114 में विनियोग विधेयक है, 280 में वित्त आयोग है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं है। देखिए, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 280 में वित्त आयोग, 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, 114 में विनियोग विधेयक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 110। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 370। और अब इसे हटा दिया गया है, 2019 में हटा दिया गया है और ये 35A में वर्णित था। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। तो किस में? अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है राज्यसभा और लोकसभा की, और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है, और अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय एवं कर्मचारी होंगे। अनुच्छेद 140 में भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244A अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रस्तावना को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। 149 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं।